अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। अगर आपको कोई मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं आपकी, तो इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप अपनी सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट और इसकी जो फिगर है वो आपको सामने नजर आ रही है। हम पहले यहाँ से इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर वाटर पाइप। ये जो नीचे हमारे पास फिगर बनी हुई है ये बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन है, एक सर्कुलर वाटर पाइप का। क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जब भी आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को किसी 2D किसी प्लेन ऑब्जेक्ट के थ्रू कट करते हैं तो जो शेप आपको मिलती है, नज़र आती है कट करने के बाद, तो वो उसका क्रॉस सेक्शन कहलाती है। तो लेट्स से अगर आप एक इमेजिन कर लें कि एक वाटर पाइप जो होता है, अगर आप उसको किसी भी एरिया से कट करें, बिल्कुल वर्टिकली किसी भी ऑब्जेक्ट से, या लेट्स से आप कह लें नाइफ से कट करें, तो जो शेप निकल के आएगी, आपको मिलेगी, आपके सामने आएगी, वो आपका क्रॉस सेक्शन होगा। तो यूजुअली क्रॉस सेक्शन जो होता है पाइप का, वो जस्ट वो थिक सी, आप कह लो थिकनेस होती है उसकी, जो आपको नज़र आ रही होती है। बाकी जो बीच में हॉलो स्पेस होती है वहाँ से तो पानी फ्लो कर रहा होता है। तो वो जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी निकालना भी सीख चुके हैं लास्ट वाली बुक्स के अंदर, तो आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये वही क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है वाटर पाइप का। और इसमें जो शेडेड रीजन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो वाला रीजन है जहाँ पे लिखा हुआ है द शेडेड रीजन शोज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। यानी ये जो जितना शेडेड रीजन है, जहाँ पे आपको 9.6 सेंटीमीटर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है और ये ऑरेंज से कलर का है, ये वो रीजन है जहाँ से वाटर जो है ना फ्लो कर रहा है इस पाइप से। अब इसके अलावा लिखा हुआ है गिवन दैट पी क्यू इज़ 9.6 सेंटीमीटर, वो आपको नज़र ही आ रहा है। पी क्यू जो है वो 9.6 सेंटीमीटर है। पी क्यू बेसिकली एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही होती है। जिस तरह ये एक ऐसी लाइन है जो पी और क्यू पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये कॉर्ड है और इसकी लेंथ भी 9.6 सेंटीमीटर बता दी गई है। एंड दिस सर्फेस ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। तो ये जो ओ है, जिसको हम कभी एक बार ओरिजिन भी बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं, तो इससे 3 सेंटीमीटर नीचे आए तो वाटर की सरफेस शुरू हो जाती है। यानी ये पी क्यू वाटर की सरफेस है, जो पानी फ्लो कर रहा है इस पाइप से, तो उसकी जो सरफेस है वो यहाँ है, जो कि 3 सेंटीमीटर नीचे है सेंटर से। आगे लिखा हुआ है फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वाटर पाइप। तो हमने इस वाटर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल कर दिखाना है। और याद रहे, ये जो शेडेड रीजन है बेसिकली हमने इसका एरिया निकाल कर दिखाना है। ये हमारा यहाँ पे जो है कंसर्निंग कह लें फैक्टर है, हमने इसका शेडेड रीजन का एरिया निकाल कर दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक फिगर दोबारा से बना दी है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने इस जो शेडेड आपको पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लू स्काई ब्लू कलर टाइप का, तो ये हमने बेसिकली इसका एरिया निकाल के दिखाना है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सेंटर से ना, ये जो सेंटर ओ है, इससे एक लाइन इस तरह की ड्रॉ करते हैं जो पी को टच करे इधर, और इसी तरीके से इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जो क्यू को टच करे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। अब आपको सर्कल की सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए कि जब भी सर्कल के सेंटर से हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, वो हमेशा उसको 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है उस कॉर्ड को। और इसके करने के बाद जो कॉर्ड होती है वो भी बाइसेक्ट हो जाती है, वो कॉर्ड भी हाफ हो जाती है। इसका मतलब है जो पी क्यू कॉर्ड थी 9.6 सेंटीमीटर, ये भी अब हाफ होगी, कुछ लेंथ यहाँ पे आ गई होगी और उसी तरह की सेम लेंथ यहाँ पर आ गई होगी। तो कुछ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आपने याद रखी हैं, तभी हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो अब हमने क्या किया, जब हमने चीज़ें ड्रॉ कर ली और यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गए, और ये जो हमने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है कॉर्ड के ऊपर, उसने इसको बाइसेक्ट भी कर दिया। तो अब हमें 9.6 का हाफ कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम 9.6 का क्या करेंगे, हाफ करने का मतलब होता है कि आप 9.6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब आप 9.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ आई है ये कौन सी है, इसका मतलब है ये भी आपके पास 4.8 है। मैं इस पर यहाँ पे छोटा सा करके लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो ये डैश लगी हुई है ये भी 4.8 है।
अब अगर आप देखें कि आपके पास ये सेंटर से लेकर ये वाली लेंथ जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ये भी गिवन है जो कि 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बेस है एक तरह की ये भी गिवन है जो कि 4.8 है। तो आप O से लेकर P तक लेंथ निकाल सकते हैं जो कि सर्कल का रेडियस भी कहलाती है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो हम यहाँ पे OP भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग जानते होंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज़ करते हैं। और वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम उसकी मदद से O से लेकर P तक की लेंथ भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। यानी अगर आप हाइपोटेन्यूज वाली साइड लें उसका स्क्वायर करें तो वो हमेशा इक्वल आती है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। बेस वाली साइड यानी जिस साइड को हम बेस बोल रहे होते हैं उसका स्क्वायर प्लस जिस साइड को परपेंडिकुलर बोल रहे होते हैं उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको OP आराम से मिल जाएगा। अब आप इनमें से कोई सा भी ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट वाला यूज़ कर लें चाहे राइट वाला यूज़ कर लें, दोनों ही सेम है। तो मैं ये लेफ्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज क्या होगी, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो वो मैंने यहाँ पे एरो बनाकर आपको दिखाया। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड है वो बेसिकली है O से लेकर P तक यानी OP। तो आप हाइपोटेन्यूज के नीचे लिख दें OP और इस पर स्क्वायर डाल दें, आगे इक्वल टू का साइन। बेस क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर याद रखिएगा ये जो चीज़ें होती हैं ये आप कभी कभार विद रेफरेंस टू एंगल भी लेते हैं और वो आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करेंगे, लेकिन आपने जहन में रखना है बेस और परपेंडिकुलर अक्सर केसेस के अंदर विद रेफरेंस टू एंगल ही देखी जाती है। फिलहाल बेस क्या होगी, जहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है वो बेस है। जैसे O से लेकर अगर आप देखें ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है 90 डिग्री, तो ये बेस ये है जो नीचे वाली लाइन है जिस पे मैंने 4.8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 4.8 और उस पर भी आपको क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, जो सेंटर से लेकर एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी है जो कि 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और बेस पे आके फॉल हो रही है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब आपने जैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो OP का स्क्वायर यानी यहाँ पे अब आपने लिखना है 4.8 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 4.8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो आपके पास आएगा 32.04। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 32.04। और क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए तो हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास आ जाएगा OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32.04, तो जो कि आपके पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 5.660। ठीक है, ये मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर्स में। अब यहाँ पे अक्सर हम प्लस माइनस का वर्ड भी, प्लस माइनस का साइन भी यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो मैंने इसलिए इसके साथ कोई नेगेटिव साइन यूज़ नहीं किया। अब देखिए आपको OP भी मिल चुका है जो कि तकरीबन है 5.660। ठीक है, 660। तो हमारे पास जो ये OP लेंथ आई है 5.660 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा ये बेसिकली रेडियस भी है, क्योंकि सेंटर से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस ही होता है। और इसके अलावा इसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की सामने वाली साइड है। तो ये भी हमने चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने जहन में रखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये एक एंगल निकालेंगे थीटा। तो मैं इसके लिए दोबारा से फिगर बना देता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक ही फिगर में लिखने से वो अक्सर कभी जो है ना समझ नहीं आती। तो मैं इसलिए एक नई फिगर बना देता हूँ। ये ऊपर वाली ही फिगर है, उसी को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए हमारे लिए चीज़ों को दोबारा से मेंशन करने में। तो लेट्स से ये हमारी वही वाली फिगर है और यहाँ पे हमारे पास है सेंटर कहीं पे करके O, और हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे भी जोड़ा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे भी जोड़ा हुआ है, और इधर से एक स्ट्रेट लाइन है जो हमने इस तरह की हुई है। अब हमने सारी लेंथ निकाल ली है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ये वाला एंगल जिसको हम बोलेंगे थीटा। ये एंगल है, जाहिर बात है यही जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बीच में बाइसेक्शन हुई हुई है। बाइसेक्शन का मतलब है हाफ यहाँ पर है हाफ यहाँ पे है। तो हम इसी वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करके जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें हमें इसकी वाली लेंथ पता है कि ये 5.660 है, ये भी हमें पता है कि ये 4.8 है, और ये जो सेंटर वाली लाइन है इधर सेंटर से लेकर कॉर्ड तक की डिस्टेंस की ये बेसिकली है 3 सेंटीमीटर। तो हम ये थीटा भी निकालेंगे। और थीटा क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने आगे इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है और उसमें थीटा चाहिए होगा कंप्लीट। तो हम यहाँ पे कोई एक थीटा निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंप्लीट बन जाएगा।
तो अब आपको पता है यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना है। हमें एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो कि हमारे लिए फिजिबल हो और हम उसकी मदद से थीटा निकाल लें। अब वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स आपको गिवन है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो अगर तो मुझे इस वाले थीटा को यूज़ करना है तो मुझे इसको रेफरेंस मानते हुए अपनी परपेंडिकुलर बेस वगैरह सब चीज़ें चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो चूज़ करने लगा हूँ वो है tan। तो tan ऑफ थीटा वो क्या होगा, वो tan थीटा का फार्मूला होता है, जो उसकी रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको हम परपेंडिकुलर को कभी कभार ऑपोजिट और बेस को हम कभी कभार एडजेसेंट भी बोलते हैं, यानी ऑपोजिट और एडजेसेंट भी कहें तो भी वो सही है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। तो आप एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट देखें 4.8 लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4.8। और बेस बोलते हैं जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अलावा बच जाती है। तो अगर 4.8 परपेंडिकुलर है, 90 की ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो जो बची वो सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस ही बचा जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब बेस कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। अब आपने क्योंकि एंगल निकालना है तो थीटा यहीं पे आप लिखेंगे, सब चीज़ें आपको पता है। ये tan को जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा tan इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह हो जाता है। और यहाँ पे 4.8 भी वैसे रहेगा और नीचे 3 भी वैसे ही रहेगा। तो अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। tan इनवर्स मैं लिखूंगा शिफ्ट का बटन, ये वाला बटन दबाऊंगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा और ये अलाउ भी होगा। तो tan 4.8 डिवाइडेड बाय 3 जो मैंने भी यहाँ पे लिखा होता tan इनवर्स के लिए, और इसकी यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करूँगा। और जब मैं इक्वल टू दबा रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है 57.9946। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास थीटा क्या आ गया है, 57.9946। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आया है थीटा इज इक्वल टू 57.9946। और ये हम डिग्रीज में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको डिग्रीज में काउंट करेंगे। और अगर मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर लूँ तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस, इसके आगे 5 से छोटा नंबर है, इसका मतलब है कोई भी चेंज नहीं आएगी लास्ट डिजिट में। तो हम इसको लिख सकते हैं 57.99 डिग्री। अब ये जो हमने एंगल निकाला है ये जस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला एंगल था, यानी ये वाला जस्ट इतना था। हमें तो ये पूरा चाहिए जो कि सेंट्रल एंगल बनता है। तो क्योंकि ये बाइसेक्शन हुई हुई है, हाफ है, तो इसका मतलब है इसका अदर हाफ निकालने के लिए, यानी ये फुल निकालने के लिए इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक कंप्लीट एंगल हो जाए। तो आप इसी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 57.99 डिग्री। तो आपके पास ये पूरा एंगल आ जाएगा जो कि सेंट्रल एंगल कहलाएगा, जो कि सेंटर से बन रहा है। तो वो तकरीबन आपके पास आएगा जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 115.98 डिग्रीज। अब ये हमने एंगल निकाल लिया और ये एंगल क्या है, ये एंगल है कंप्लीट एंगल, यानी ये पूरा एंगल, इस वाले को भी शामिल कर लें सेंटर से लेके। अब ये हमने क्यों निकाला है, ये इसलिए निकाला है कि हमारा टारगेट ये है कि हम पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालेंगे। यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि अगर मैं सेंट्रल लाइन को या डार्क करूं और ये पूरा यहाँ से लेके ये कर्व काउंट करूं तो ये पूरा हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर है। ठीक है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं और इसका एरिया जो होगा उसको एरिया ऑफ अ सेक्टर बोलेंगे। हम ये पूरा एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालेंगे और इसके में से जो ट्राइंगल का एरिया है जो ऊपर बना हुआ था वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडिड का ही एरिया आएगा। यानी इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर को निकाल के उसमें से जो ऊपर ट्राइंगल्स बने हुए हैं इनका टोटल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो वो शेडिड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमने थीटा इसलिए निकाला है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे सेंटर ये है, अगर इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ये दोनों रेडियस हों और ये कर्व हो यहाँ पर, तो ये पूरी चीज़ को जो भी हम बोलते हैं सेक्टर है और इसका जो एरिया होता है उसको एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहे होते हैं। ऊपर भी यही मैंने आपको समझाया है। अब ये सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, जो कि ओपी था 5.660। मैंने यहाँ पे देखें दिखाया हुआ भी है, सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे यही लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.660 और उस पर स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे थीटा हम ये वाला यूज़ करेंगे, पूरा मुकम्मल थीटा यूज़ करते हैं जो कि मुकम्मल सेंट्रल एंगल होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 115.98 डिग्रीज और नीचे डिवाइड कर देंगे इसको सबको किससे, 360 डिग्री से। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको उसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाई, यानी कैलकुलेटर वाली प्री स्टोर्ड वैल्यू ले रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 5.660। ठीक है, आगे मैं एंगल लेना है, तो सॉरी इस पर मुझे रेडियस है क्योंकि इस पर स्क्वायर आना है तो मैंने इस पर स्क्वायर लिखना है। आगे एंगल लेना है, तो एंगल है 115.9
98 ब्रैकेट क्लोज और नीचे मैंने 360 डिग्री लिखना है, 360 डिग्री। जब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है 32.423, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास ये कितना आ रहा है 32.423, 32.42। मैं आगे 3 नहीं लिख रहा, जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख रहा हूँ। और ये क्योंकि एरिया है तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने अपना शेडेड जो रीजन है उसका एरिया कैसे निकालना है। हमने ये जो एरिया निकाला है पूरा, जो कि एरिया ऑफ अ सेक्टर है, जिसका मतलब है ये पूरा एरिया, जिसमें ट्राइंगल का एरिया भी शामिल हो जाएगा और जो नीचे ये ब्लू पार्ट है वो भी शामिल हो जाएगा। तो अब हमने इस पूरे वाले एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि ऊपर है। तो वो बहुत आसान है और इसी से हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा रिक्वायर्ड एरिया, वो आएगा एरिया ऑफ अ सेक्टर, जो एरिया आपने अभी निकाला है उसका एरिया, और उसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कौन सा है उसका नाम भी आप रख सकते हैं। तो वो ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे बनता है POQ कह लें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी रहेगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं POQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने ऊपर निकाला हुआ ही है, वो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख लें 32.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको आता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या है, बेस इन, आप देखिए हमारे पास ट्राइंगल की बेस थी कंप्लीट बेस क्या है, यानी P से लेकर Q तक ये मुकम्मल ट्राइंगल की बेस है। और ये जो परपेंडिकुलर होता है ये बेसिकली हाइट है। तो बेस है 9.6 और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस है 9.6 और हाइट है 3 सेंटीमीटर। बेस है 9.6 और मल्टीप्लाई बाय हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ 32.42 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ। तो मेरे पास है ये हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.6 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास ये बनता है 72/5, जिसको ये SD वाला बटन दबाऊँ तो 14.4 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों एरियाज़ हैं। तो अब हम जस्ट इनको कर देंगे माइनस। तो इसका मतलब है 32.42 में से मैं माइनस कर दूंगा कितनी वैल्यू अपनी 14.4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये वाली फ्रैक्शन आई है, आपने SD का बटन दबाना है तो ये हो जाएगा 18.02। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18.02 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही वो एरिया था जो हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, और ये शेडेड पार्ट वाला एरिया था जो हमने फाइंड आउट किया है। तो ये था ये सारा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।